हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। तो बच्चों, आज आपको पढ़ना है अवकलन के अनुप्रयोग। यहां पर आपको कुल मिला के 5 टॉपिक कवर करने हैं। किसी भी राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखा और अवलंब, सन्निकटन और लास्ट में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानी मैक्सिमा और मिनिमा। कुल मिला के 5 टॉपिक कवर करना है, जिसमें से आज हम आपको पहले 3 टॉपिक कवर करवाएंगे और इसके दूसरे वाले वीडियो में शेष 2 जो रह जाएंगे वो उसको दूसरे वाले वीडियो में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 टॉपिक का मतलब एक बड़ा सा पार्ट है और यहां से इन 5 टॉपिक को मिला के कुल मिला के 8 या 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज फिलहाल हम इसका हाफ पार्ट करेंगे, हाफ पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रारंभिक 3 टॉपिक हैं उनके बारे में सबसे पहले समझना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है राशियों में परिवर्तन की दर। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि कोई एक आपके पास राशि है, कोई राशि मान लें, राशि बाई है और उस बाई का परिवर्तन x के सापेक्ष करना है। राशि बाई है, एक अन्य चर राशि x के सापेक्ष परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन भी हो किसी निश्चित नियम के तहत, मान लें वो नियम आपका है y बराबर fx। इस नियम के तहत मतलब इसको संतुष्ट करता हुआ यह परिवर्तन होता हो। तो यहां बाई में परिवर्तन होता है किसी चर राशि x के सापेक्ष, तब इसको डिनोट करते हैं dy ओवर dx से। तो dy ओवर dx बराबर हम यहां क्या लिखेंगे, f डैश x द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यदि हम आपसे ये कहें कि इसमें कोई बिंदु अगर हमें दिया जाए, क्या दिया जाए, बिंदु। अगर मान लें बिंदु x बराबर a पर परिवर्तन हमसे पूछा जाए, तो बिंदु x बराबर a पर y में परिवर्तन इसको हम dy ओवर dx से प्रदर्शित करेंगे और x बराबर a पर हमें परिवर्तन करना है। तो बिंदु x बराबर a पर परिवर्तन की दर को हम कैसे डिनोट करेंगे, dy ओवर dx एट द पॉइंट x बराबर a। तो यहां पर हम जैसा हमें फलन दिया जाए उसका हम विथ रिस्पेक्ट टू x अवकलन कर देंगे और इसके बाद में ये x का जो भी मान हमें दिया जाएगा, मतलब हमें जो बिंदु दिया जाएगा उसको हम यहां पर dy ओवर dx में प्रतिस्थापित करके जो भी dy ओवर dx का मान निकल के आएगा वही y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को व्यक्त करेगा। ठीक है, बस इतना काम आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास 2 फलन दिए जाएंगे, मान लेते हैं पहला फलन हमारा दिया है y बराबर ft, t में परिवर्तन हो रहा है, y बराबर ft एक फलन है। दूसरा फलन हम मान लेते हैं x बराबर gt, ये आपका दूसरा फलन है। और यहां पर y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष अगर ज्ञात करनी है तो बात तो वही है, dy ओवर dx ज्ञात करना है, लेकिन करना कैसे है, इस प्रकार से करेंगे आप। देखो dy ओवर dt और डिवाइड करेंगे, यहां पर देखो y का हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया और यहां भी आपको उसी प्रकार dx ओवर dt लिखना है। तो यहां निश्चित रूप से dt कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx बच रहेगा। तो यहां पर हमें जो 2 इक्वेशन दिए जाएंगे तब वहां दोनों इक्वेशनों को हम t के रिस्पेक्ट में अवकलित कर देंगे और फिर इसके बाद भाग दें तो ये हमें y के का परिवर्तन x के सापेक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। और इसके बाद अब आपको पढ़ना है कि फलन वर्धमान और ह्रासमान कब होता है, यह भी आपको थोड़ा समझना है। देखो, वर्धमान का मतलब क्या है, वर्धमान का मतलब वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हो। वर्धमान का क्या मतलब है, बढ़ना। मतलब अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो देखो इस प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं कि अगर कोई फलन है और अगर वो फलन वर्धमान फलन है तो यहां पर इसका ग्राफ देखो इस प्रकार से जाएगा। ठीक, ये देखो ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यहां पर हम ऐसा एक अंतराल कोई मान लेते हैं कि यहां पर जब हमें इस बिंदु पर, तो यहां मान लेते हैं x बराबर a और यहां पर हम जब पहुंचे तो यहां पर हम मान लेते हैं x बराबर b और ये आपका जो फलन है उसको हम लिख दें y बराबर fx। ये आपका कोई फलन है जो कि वर्धमान फलन है। ठीक है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अब आप ये देखो, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि आपका वर्धमान फलन है। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसेस है बस वो समझनी है। असली बात तो ये है कि हमें वर्धमान फलन कैसे चेक करना होता है कि ये वर्धमान फलन है, ये आपको समझना है। देखिए, यहां पर जो भी आपका ये वक्र खिंचा है, इस वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, क्या करें,
वक्र के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो देखो इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा यहां पर खींच सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो हमने जो स्पर्श रेखा खींची, अगर स्पर्श रेखा को पीछे बढ़ाएं और पीछे बढ़ाएं और पीछे बढ़ाएं तो ये एक्स अक्ष को देखो कहां पर काट रही है, यहां पर, और ये एक्स अक्ष के साथ में मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रही है। तो बस इस रेखा की प्रवणता आपको पता है m बराबर कितनी होती है, tan थीटा। जबकि रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव अगर थीटा है तो किसी भी रेखा की प्रवणता होती है m बराबर tan थीटा। एक बात याद रखनी है कि अगर ये आपका वर्धमान फलन है तो निश्चित रूप से ये थीटा का मान जो होगा वो 90 से कम होगा, छोटा होगा, और 90 से जब छोटा होता है तो आपको निश्चित पता है 0 से लेकर के 90 तक जाते हैं तो वहां पर tan थीटा का मान प्लस वैल्यू देता है। ठीक है कि नहीं। और m बराबर तो आपको पता ही है, m माने क्या होता है, प्रवणता होती है। m बराबर प्रवणता, और प्रवणता भी ज्ञात करने के लिए आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी आपका वक्र दिया जाए उसका हम डिफरेंशिएट कर दें। क्या कर दें, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, तो जो dy ओवर dx का मान निकलेगा वही उसकी प्रवणता होती है। तो dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। और हमने आपको बताया कि ये tan थीटा हमेशा कैसी वैल्यू देगा, प्लस वैल्यू। 0 से 90 के बीच तक के जो कोण होते हैं उसमें tan थीटा का मान, मतलब tan 45 कहें, 60 कहें, कुछ भी कह सकते हो, बीच के कोई भी मान, वो प्लस वैल्यू हमेशा देते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0 होता है। याद रखिए कि कोई भी फलन अगर वर्धमान फलन है तो निश्चित रूप से dy ओवर dx का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जो भी वक्र दिया जाए उसका हम तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद यदि dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0 निकला है, देखो एक बात शर्त है इसमें, यहां पर अंतराल हमें दिया है a से b तक, a से b के अंतराल में ये मान आपका dy ओवर dx का मान जो हमने निकाला है वो हमेशा 0 से बड़ा यदि निकलता है तो फलन हमारा क्या है, वर्धमान फलन। ठीक है, और इसी प्रकार देखो अब आपको बात करनी है ह्रासमान फलन की। तो यहां पर देखो इस प्रकार से अगर कोई फलन है और फलन का ग्राफ इस प्रकार से खींचा जा रहा है जो कि नीचे की ओर झुक रहा है, और यहां पर अगर हम यहां पर देखो स्पर्श रेखा खींचे इस प्रकार से, हम बात करते हैं प्रवणता की। तो यहां पर अगर हम इस रेखा मानी स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान दें, ये रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के साथ में ये जो कोण बना रही है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 90 से बड़ा कोण है। और जब ये 90 से बड़ा कोण है तो 90 से जब आगे जाते हैं तो निश्चित रूप से tan थीटा का मान कैसे हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो आपको यहां पर dy ओवर dx, ये वक्र आपका जो y बराबर fx है, इसका हम अवकलन करके dy ओवर dx का मान निकालें, और dy ओवर dx का मान निकालने के बाद यदि ये 0 से छोटा आता है, यदि ये 0 से छोटा आता है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये जो वक्र चाहे y बराबर fx वाला जो वक्र है, उस वक्र का उस मानी ये फलन आपका जो y बराबर fx फलन है वो आपका फलन कैसा है, ह्रासमान फलन। ठीक है, तो ह्रासमान फलन के लिए dy ओवर dx लेस देन 0 होना चाहिए, और जो वर्धमान फलन है उसके लिए dy ओवर dx का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपने दो स्थितियां समझी। यहां पर ये जो वक्र हमने खींचा है y बराबर fx, ये निरंतर वर्धमान कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो a से b का जो अंतराल हमने बनाया उसमें कहीं भी ग्राफ रुका नहीं है, निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसलिए इसको तो हम कहेंगे निरंतर वर्धमान। क्या कहोगे इसको, निरंतर वर्धमान। और यहां पर देखिए ये वाला जो हमने बताया, यहां पर देखो एक अंतराल हमने यहां लिखा नहीं है, लिख देते हैं x बराबर a, और यहां पर लिख देते हैं x बराबर b, यहां लिख दें x बराबर b। तो यहां पर देखें ध्यान से, यहां पर निरंतर घटता हुआ चला जा रहा है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे निरंतर ह्रासमान। क्या लिखेंगे, निरंतर ह्रासमान। ठीक, ये आपका निरंतर वर्धमान फलन है और ये आपका फलन निरंतर ह्रासमान फलन है। इसके बाद में कहीं स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपका केवल वर्धमान हो और केवल ह्रासमान हो, वो कौन सी स्थितियां हैं, देखो उसके लिए भी आपको एक दूसरा ग्राफ खींचना है। दूसरे ग्राफ की मदद से यहां पर आप समझ सकते हो। देखिए ये आपके पास x अक्ष और ये y अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया। यहां पर इस प्रकार से देखो कोई वक्र ऊपर की ओर पहले जा रहा है और फिर इसके बाद में यहां पर थोड़ा सा
रुकावट आ गई, मान लेते हैं कि पहले ये इधर ऊपर की ओर गया और फिर इसके बाद में यहां रुकावट आ गई, तो इस प्रकार से हो गया, ठीक, और फिर इसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये वक्र भी आपका y बराबर एफ एक्स का, मान लो ये हमने ग्राफ खींचा है, तो ये y बराबर एफ एक्स ग्राफ जो है ये इसको हम कहेंगे केवल वर्धमान। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये आपका dy ओवर dx का मान यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है, और फिर इसके बाद में देखो dy ओवर dx का मान ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, dy ओवर dx बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और फिर इसके बाद में फिर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम यहां पर dy ओवर dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली पोजीशन आती है, तो हम कहेंगे कि ये फलन y बराबर एफ एक्स वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो अगर यहां पर dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो यहां पर हम कहेंगे y बराबर एफ एक्स फलन जो है वो वर्धमान फलन है। और ऐसी ही स्थिति यहां पर समझें ह्रासमान फलन के लिए। ह्रासमान फलन के लिए देखो कैसे, देखो ग्राफ आप यहां पर बना सकते हो, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये आपका मूल बिंदु। यहां पर सबसे पहले हम ऊपर से देखो नीचे की ओर आए और इसके बाद में कुछ दिनों तक यहां हमने रेस्ट किया, समझो यहां पर हमें झुकाव नहीं मिला, ये झुकाव dy ओवर dx का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर इसके बाद फिर घटने लगे। तो यहां पर इसी वक्र y बराबर एफ एक्स जो वक्र है उस वक्र को हम कहेंगे इस वक्र y बराबर एफ एक्स को क्या कहेंगे हम, ये आपका ह्रासमान फलन हो जाएगा। क्या लिखोगे यहां पर, dy ओवर dx इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये तो घट रहा है, ये यहां भी घट रहा है, लेकिन यहां पर कुछ स्थिति एक बार ऐसी आई कि dy ओवर dx का मान क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहां पर झुकाव x अक्ष के साथ झुकाव क्या है, 0। तो जब x अक्ष के साथ झुकाव 0 है तो उसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक dy ओवर dx का मान 0 आ रहा है, ये भी dy ओवर dx का मान ये घट रहा है, यहां भी घट रहा है। तो कुल मिलाकर dy ओवर dx लेस देन इक्वल टू 0 अगर आता है तो आपका फलन ह्रासमान फलन होगा। क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, ये फलन आपका कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। तो बस इतनी बातें हैं वर्धमान और ह्रासमान के लिए, और इसके बाद और भी कुछ बातें आएंगी, वो हम क्वेश्चनों को करते हुए समय बताएंगे। इसके बाद में अब आपको पढ़ना है स्पर्श रेखा और अवलंब। क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा और अवलंब। तो स्पर्श रेखा और अवलंब के लिए देखो ऐसे माने कि एग्जाम में स्पर्श रेखा और अवलंब का एक प्रश्न जरूर आएगा, 5 नंबर का, थोड़ा बहुत नहीं, 5 नंबर का जरूर प्रश्न आएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई वक्र हमें y बराबर एफ एक्स दिया जाएगा और इस y बराबर एफ एक्स वक्र की हमें स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाएगा, अवलंब रेखा का समीकरण पूछा जाएगा। बिल्कुल एकदम आसान काम है। एक बात केवल समझना है कि सबसे पहले हमें किसी भी रेखा की, या स्पर्श रेखा हो या अवलंब रेखा हो, किसी भी रेखा की अगर हमें प्रवणता पता होती है और वो बिंदु किस बिंदु से वो रेखा जा रही है, बस 2 बातें अगर पता होती हैं तो निश्चित रूप से हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वक्र का समीकरण जो दिया जाएगा उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये हम dy ओवर dx का मान ज्ञात कर लेंगे। और एक बिंदु भी साथ में दिया जाएगा जिस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींची जानी है, मतलब स्पर्श बिंदु इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x1 y1 हमें ज्ञात है और ये वक्र का समीकरण y बराबर एफ एक्स ज्ञात है। तब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो याद रखिए स्पर्शी का समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण एक ही बात है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इसका क्या मतलब है, इस बिंदु पर हमें सबसे पहले इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 ज्ञात करेंगे। और यहां पर जो भी आपकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी उस प्रवणता को आप यहां लिख देंगे और बिंदु x1 y1 यहां पर y1 की वैल्यू, यहां पर x1 की वैल्यू रखने के बाद ये आपको जो समीकरण मिलेगा वो समीकरण आपका स्पर्शी रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो बस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, जबकि अवलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी परिवर्तन करना है। चूंकि ये स्पर्शी की प्रवणता है,
इसलिए अवलंब की प्रवणता अगर यहां रख देंगे तो यही समीकरण आपका अवलंब का समीकरण बन जाएगा। अवलंब का पहले अवलंब की प्रवणता देखें कैसे निकालोगे। अवलंब की प्रवणता याद रखिए कि किसी भी रेखा की स्पर्शी का प्रवणता अगर हमें पता है तो उसकी अवलंब रेखा की प्रवणता बराबर होता है -1/स्पर्शी की प्रवणता। -1/स्पर्शी की प्रवणता किसी भी रेखा की अवलंब रेखा की सबसे पहले हम प्रवणता निकालेंगे। तो अवलंब रेखा की प्रवणता याद रखिए कैसे ज्ञात करते हैं, -1/स्पर्शी की प्रवणता, जबकि स्पर्शी की प्रवणता देखो हमने ये निकाल रखी है पहले ही से। तो अवलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी -1/dy/dx एट द पॉइंट x1y1। ठीक, ये हो जाएगी अवलंब की प्रवणता। तब बिंदु x1y1 से होकर जाने वाले अवलंब का समीकरण से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण आपसे पूछा जाएगा। तो अभिलंब का समीकरण बराबर आपको क्या लिखना है, y माइनस y1 बराबर ये अवलंब वाली प्रवणता लिखनी है -1/dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 और ब्रैकेट में आपको यहां लिखना है x माइनस x1। बस केवल परिवर्तन इतना करना है कि जो स्पर्शी की प्रवणता निकाली थी उसमें यहां जो स्पर्शी का समीकरण निकाला था उसमें हमने यहां पर प्रवणता रखी थी स्पर्शी की, और यहां पर अब अगर अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो बस प्रवणता ये अवलंब की रख देनी है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक बिंदु हमें देखो फिर से एक बार पूरी बात समझें कि ये हमें एक वक्र का समीकरण दिया जाएगा और इस वक्र पर स्पर्श रेखा कहां से खींचने हैं, स्पर्श बिंदु ये हमें प्रश्न में दिए जाएंगे। तो स्पर्श बिंदु और अवलंब ये आपका वक्र का समीकरण ये दोनों चीजें हमें प्रश्न में दी जाएंगी और हमसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वक्र का अवकलन करें। अवकलन करने के बाद इस dy/dx को यहां x1 y1 से संतुष्ट कराने के बाद ये dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 हमें ज्ञात हो जाएगा, मतलब स्पर्शी की प्रवणता हमें ज्ञात हो जाएगी। फिर हमें स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र याद रखना है y माइनस y1 बराबर में dy/dx एट द पॉइंट x1 y1, मतलब स्पर्शी की प्रवणता यहां रख दें और ब्रैकेट में x माइनस x1 रख दें। और यदि हमें अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो यही हमें जो स्पर्शी की प्रवणता है ये वाली, इसको हमें अवलंब की प्रवणता में कन्वर्ट करना है क्योंकि अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो अवलंब की प्रवणता बराबर सूत्र याद रखें -1/स्पर्शी की प्रवणता, मतलब जो भी प्रवणता निकले उसका उल्टा करके माइनस कर दें, मतलब व्युत्क्रम अनुपात में लिख दें और माइनस का निशान लगा दें सीधा। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, बस सीधी सीधी बात याद रखें। तो अवलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी और फिर बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाले अवलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर ये अवलंब वाली प्रवणता रख दें, x माइनस x1 रख दें, तो ये अवलंब का समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी थोड़ी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। एकदम वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न लिखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। कैसा है गुब्बारा? गोलाकार, लौकी की आकृति का नहीं है, लंबा सा हो, ऐसा नहीं, गोलाकार बिल्कुल गुब्बारा है। उसकी त्रिज्या कैसी है? परिवर्तनशील, मतलब त्रिज्या परिवर्तनशील का मतलब गुब्बारे को जब फुलाया जाएगा, हवा भर दी जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी त्रिज्या बदल जाएगी। अगर हवा कम कर दी जाए तो उस गुब्बारे का कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा गुब्बारा, मतलब उसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो ये गुब्बारा जो है वो परिवर्तनशील त्रिज्या का गुब्बारा है। उसमें लिखा है त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। गुब्बारे का जो आयतन है उस आयतन के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r मान लेते हैं। क्या मान लें? गोले की त्रिज्या r है। तो बताओ गोले का आयतन कितना हो जाएगा? तब गोले का आयतन बराबर, तब गोले का आयतन, अगर हम आयतन को v से डिनोट कर दें, कैसे? v से डिनोट कर दें तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब यहां पर हमें आयतन के परिवर्तन की दर पूछी गई है, मतलब हमें dv/dr का मान निकालना है। क्योंकि त्रिज्या कैसी है? परिवर्तनशील है।
तो dv ओवर dr बराबर, देखो r के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन कर दें तो dv ओवर dr बराबर हो जाएगा 4 अपॉन में 3 इंटू पाई, ये तो कांस्टेंट संख्या है। अब केवल r क्यूब का हमें अवकलन करना है तो 3 पहले आ जाएगा और r पर एक घात कम करेंगे तो 2 घात बचेगी, r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इस 3 से इस 3 को कैंसिल करें तो ये dv ओवर dr मतलब आयतन में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा कितना, 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर प्रश्न में r बराबर 10 दिया गया है, r बराबर 10, तब dv ओवर dr बराबर, मतलब r बराबर अगर 10 है तो उसमें आयतन में परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई है। आयतन में परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगी 4 इंटू पाई इंटू आर का मान 10 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 का 4 में गुणा 400 हो जाएगा, 400 पाई और लिख दें सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ठीक, इतना। तो ये हमसे पूछा गया था कि गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, तो आपको लिखना है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो कोई एक बात याद रखना है कि कभी भी डिफरेंशिएट करें और विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएट करें, मतलब किसी सवालों में यहां पर हमें समय के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना होगा, परिवर्तन करना होगा, तो उसमें आपको यहां पर क्या लिखना होता है, प्रति सेकंड। क्या लिखना है, प्रति सेकंड। और यहां पर त्रिज्या के सापेक्ष यहां पर हमने परिवर्तन की दर निकाली है, तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाली है तो त्रिज्या काय में लिखनी है, सेंटीमीटर में, तो आपको याद रखना है प्रति सेंटीमीटर ही यहां पर लिखना है, ठीक, ये गलती ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मानी दूसरा प्रश्न है, लिखा है एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है उसको हम पहले लिख लें। हमें दिया गया है घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन को हम v से डिनोट करें तो आयतन में वृद्धि की दर मानी dv ओवर dt बराबर हमें 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। और घन का एक भुजा की लंबाई दी गई है, घन की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, जिसकी एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर सबसे पहले हम घन के आयतन की बात करें, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर देखो अगर हम v से डिनोट करें तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा को a मान लें तो a क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन बराबर a क्यूब। इसका हम डिफरेंशिएट करें dv ओवर dt निकालें तो बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर और a का अवकलन dA ओवर dt हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है ना। इसके बाद dv ओवर dt बराबर प्रश्न में 7 दिया गया है, यहां 7 लिख दें, 3a स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, और ये dA ओवर dt की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करें तो यहां लिख सकते हैं dA ओवर dt इक्वल टू 7 अपॉन 3a स्क्वायर, ठीक है। और बस अब आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ में कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है ये ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन के संपूर्ण पृष्ठ को अगर हम s से डिनोट करें तो s बराबर कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। इसका हमें परिवर्तन निकालना है तो ds ओवर dt निकालना है, ds ओवर dt। देखो यहां पर लिखा है, यहां ध्यान दें, आयतन में परिवर्तन की दर काय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हो रही है, तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आपको ज्ञात करना है। ds ओवर dt बराबर हमें निकालना है, और यहां 6 तो कांस्टेंट संख्या है, a स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2a, जबकि a का दोबारा से अवकलन dA ओवर dt लिखना है, ठीक है। अब यहां ये तो ज्ञात करना है 6 दूनी 12 a इंटू में dA ओवर dt जो यहां से हमने निकाला है उसको यहां रख देते हैं, कितना है 7 बटे में लिख दें 3a का स्क्वायर। एक a से इस स्क्वायर को आप कैंसिल कर दें और यहां 3 से इसको 4 बार कैंसिल करें तो ऊपर बन जाएगा आपका कितना 7 गुणा 4 और नीचे बटे में a है, और जो कि a का मान प्रश्न के अनुसार दिया गया है। घन की भुजा कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो यहां a का मान 12 लिख दें a बराबर 12 रखने पर, a बराबर 12 रख दें तो हमें ये पृष्ठ जो है
संपूर्ण पृष्ठ है उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी ds ओवर dt की वैल्यू। ds ओवर dt बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा में 4 और नीचे बटे में a का मान 12 लिख दें। 4 एकम 4 या 12 3 बार कट गया तो ds ओवर dt बराबर मतलब संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर हमें मिल गई कितनी 7 बटे में 3। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, इतना आपका संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर ज्ञात होगी। क्लियर है, एकदम बहुत ध्यान से समझिए, एक एक प्रश्न बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में परिवर्तन की दर ज्ञात करवाई गई थी, जबकि इसमें यहां पर एक फलन दिया गया है fx बराबर sin x और इस फलन का अंतराल 0,π/2 पर निरंतर वर्धमान होता है। ये फलन ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि कोई भी फलन अगर हमें वर्धमान सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर इसका हम डिफरेंशिएबल करें और डिफरेंशिएबल का मान मतलब जैसे हम अगर कोई फलन y बराबर fx दिया जाए तब dy ओवर dx ज्ञात करते हैं। यहां पर फलन हमें fx दिया गया है तो इसका अवकलन आपको पता है ये कितना होता है f डैश x होता है और इसका अवकलन का मान यदि शून्य से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, शून्य से बड़ा आ जाए, तो निश्चित रूप से हम लिखेंगे कि ये फलन हमारा कैसा है, इस अंतराल में 0 से π/2 अंतराल में निरंतर वर्धमान कहलाएगा यदि f डैश x का मान शून्य से बड़ा आता है। तो आपको सबसे पहले फलन दिया गया है fx बराबर sin x। fx बराबर sin x, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो आपको पता है इसका अवकलन हम देखो कैसे लिखते हैं d ओवर dx fx और बराबर में यहां लिखेंगे d ओवर dx sin x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d ओवर dx fx का अवकलन देखो कैसे लिखते हैं f डैश x द्वारा लिखा जाता है और sin x का अवकलन आपको पता है cos x लिखते हैं। अब देखिए यहां पर x का मान देखो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 के बीच का मान है, 0 से आगे π/2 से पीछे। तो यहां पर हमें जो भी मान मिलेगा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 से आगे जाएं π/2 से पीछे जाएं तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं देखो x बराबर 0 ये होता है और π/2 ये होता है। तो ये 0 से π/2 के बीच मानी क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि x का मान देखो ध्यान दें, यहां लिख दें 0 से π/2 में अंतराल 0 से π/2 में cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब cos x का मान सदैव शून्य से बड़ा होगा, मतलब प्लस वैल्यू देगा। प्लस वैल्यू का मतलब क्या होता है, शून्य से बड़ा। तो अगर इस अंतराल में cos x का मान सदैव शून्य से बड़ा है तब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो अगर ये बड़ा है इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो जब f डैश x का मान 0 से बड़ा आता है तो हमने बताया, क्या बताया, अतः फलन fx निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, दिए गए फलन का अवकलन करें और उस अंतराल में यह देखें कि f डैश x की वैल्यू मतलब उस अवकलन की वैल्यू शून्य से बड़ी है या नहीं। अगर शून्य से छोटी आती है इसका मतलब ऋणात्मक वैल्यू आती है और ऋणात्मक वैल्यू आती है इसका मतलब निरंतर ह्रासमान लिखना है, और यदि शून्य से बड़ी वैल्यू आती है तो आपको लिखना है निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है ना, इतना ही करना होता है हर एक प्रश्न में, बाकी और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x एक वर्धमान फलन है। वही काम इसमें करना है। आपको क्या करना है कि ये फलन वर्धमान प्रूव करना है और इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका dy ओवर dx मानी इसका हमें डिफरेंशियल करना है सबसे पहले। तो यहां पर हमें दिया गया है फलन y बराबर 4 sin x और अपॉन में है 2 प्लस cos x और माइनस में x, ये आपका फलन दिया जाए। तो यहां पर सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ y का अवकलन dy ओवर dx लिख दें, बराबर का निशान। यहाँ सबसे पहले तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखना है हर मतलब 2 प्लस कॉस एक्स, हर लिख दें, फिर अंश का अवकलन कर दें। तो यहाँ 4 कांस्टेंट संख्या है, साइन एक्स का अवकलन क्या लिखोगे, कॉस एक्स। ये हो गया हर, अंश का अवकलन माइनस, अब अंश लिखना होता है, अंश कितना है 4 साइन एक्स, अंश लिखें और हर का अवकलन करें तो ये देखो 0, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा और ये cos x का अवकलन माइनस साइन x लिखना है और फिर अपॉन में लिखना है 2 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर और इस माइनस x का मान, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, -1 लिख दें, ठीक है। और इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो बराबर में यहां लिख देते हैं। आपको बस देखो एक बात समझो कि यहां और यहां दोनों जगह से 4 कॉमन दिख रहा है, तो आप सबसे पहले 4 कॉमन लें और इसके बाद इस cos x का यहां मल्टीपल 2 cos x लिख दें, cos x का cos x में मल्टीपल cos स्क्वायर x लिख दें और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 कॉमन में चला जाएगा, sin x और sin x का मल्टीपल sin स्क्वायर x लिख दें और अपॉन में ये आपके पास 2 प्लस कॉस एक्स है और इसका होल स्क्वायर और फिर इसके बाद माइनस का 1 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। और यहां आप देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, एक होती है। तो यहां लिख दें 4 इंटू में 2 कॉस एक्स प्लस में 1 लिख दें और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखें, माइनस का 1 लिख दें, ठीक। इसको थोड़ा और आगे हल करें तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहां लिख दें 4 दूनी 8 इंटू कॉस एक्स प्लस में 4 एकम 4 फिर माइनस और इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यहां लिखना है। और इस प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखो यहां लिखें dy ओवर dx की वैल्यू ये निकल के आ रही सामने, dy ओवर dx बराबर 8 cos x, यहां लिख दें 8 cos x और फिर इसके बाद प्लस में 4 और इसके आगे देखो ये आपके पास माइनस का चिन्ह है, यहां माइनस लगा दें और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करें, साथ ही साथ चिन्ह भी बदल दें, जो भी निशान होंगे प्लस वाले वो सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस का पीछे से हमने गुणा करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, लेकिन माइनस cos स्क्वायर लिखना है और इसके बाद में माइनस cos स्क्वायर x के बाद में इन दोनों के गुणा का दूना लिखना होता है। 2 cos x का दूना कितना हो जाएगा 4 cos x, वो भी माइनस का, माइनस में 4 cos x और अपॉन में लिखना है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां देखो -4 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा dy ओवर dx बराबर में, यहां देखो 8 cos x, इसमें से 4 घट जाएंगे, 4 cos x बचेगा, फिर माइनस का cos स्क्वायर x लिख दें और अपॉन में लिखेंगे 2 प्लस cos x इसका होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहां से दोनों जगह से cos x कॉमन लें, ऊपर अंश में से cos x कॉमन दिख रहा है तो यहां लिखना है 4 माइनस cos x और डिवाइडेड बाय लिख दें 2 प्लस cos x। अब ये देखो dy ओवर dx की वैल्यू हमने निकाली और इस dy ओवर dx की वैल्यू दिए गए अंतराल में आपको चेक करनी है कि इस अंतराल में ये dy ओवर dx की जो वैल्यू ये निकाली है ये वास्तव में क्या शून्य से बड़ी है, मतलब प्लस वैल्यू दे रहा है कि नहीं, dy ओवर dx का मान शून्य से अधिक है या नहीं। तो यहां पर आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखें अंतराल, अंतराल कितना है आपको दिया गया है 0 से π/2 तक, ठीक है। तो यहां से इस अंतराल में आपको पता है कि cos x का मान तो हमेशा ही शून्य से बड़ा होता है, cos x का मान 0 से π/2 में cos x का मान क्या होता है, शून्य से बड़ा होता है। एक बात और बहुत अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 का मान बड़ा होगा cos x से, इसमें भी कोई डाउट नहीं, 4 का मान ज्यादा होगा, cos x का मान छोटा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 माइनस cos x, देखो ध्यान दें 4 माइनस cos x इधर ले आए और ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। तो यहां पर देखो cos x की वैल्यू ये क्या है, ये तो प्लस में है ही, 4 माइनस cos x की वैल्यू ये क्या है, ये भी शून्य से बड़ी है, मानी ये भी प्लस में है। और ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 2 प्लस cos x का जो होल स्क्वायर होता है इसका मान तो शून्य से बड़ा हमेशा ही होता है, मतलब किसी भी राशि का अगर स्क्वायर होता है तो उस स्क्वायर का मान तो हमेशा शून्य से बड़ा माना जाता है, क्योंकि
माइनस हो है अगर उसका स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी किसी भी पद की होल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस वैल्यू दे रहा है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब पूरा फलन ये दिया गया है वो प्लस में है। आपको यहां लिखना है अतः cos x इंटू में 4 माइनस कॉस एक्स, इंटू में 4 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर पूरे का मान शून्य से बड़ा है। ठीक, और यदि पूरे का मान शून्य से बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0। और यदि dy ओवर dx का मान शून्य से बड़ा आता है तो क्या लिखोगे, अतः अंतराल 0 से पाई बटे 2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक, ये फलन कौन सा फलन, जो दिया गया फलन है y बराबर 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ये पूरा फलन हमारा 0 से पाई बटे 2 अंतराल में कैसा है, निरंतर वर्धमान है। ठीक हो गया भैया, एकदम क्लियर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कई बार आपसे पूछा गया है, आप इसको जरूर कंप्लीट करें। निश्चित रूप से हम इसको ऐसे कहेंगे प्रश्न ये एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। यहां लिखा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जबकि एक्स का मान शून्य से बड़ा है से प्रदत्त फलन 0 से पाई बटे 2 अंतराल में निरंतर वर्धमान हमें सिद्ध करना है। बात बस वही है जो आपको इससे पहले वाले प्रश्न में किया है, वही यहां पर करना है। सबसे पहले दिया गया फलन एफ एक्स बराबर लिखा है टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, अवकलन करना है और फिर इस अवकलन में जो डी एफ डैश एक्स की वैल्यू निकलेगी उस एफ डैश एक्स की वैल्यू इस अंतराल में आपको चेक करनी है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस वैल्यू है अथवा माइनस वैल्यू है। अगर प्लस वैल्यू है तो आपको लिखना है निरंतर वर्धमान। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर इसका सबसे पहले अवकलन करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं और यहां पर लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बताओ भाई इसका अवकलन कैसे करते हैं, साइन एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, पता ही आपको टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का मतलब है कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और फिर इसके बाद में इसका दोबारा से फिर अवकलन करना है तो साइन एक्स का अवकलन आपको लिखना है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन लिखना है माइनस साइन एक्स। तो ये तो हो गया देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब यहां पर हम कुछ और अगर आगे इसको बढ़ाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों जगह से यहां से ऊपर से हम cos x अगर कॉमन लें, क्या लें, cos x कॉमन लें तो ये cos x का cos x से भाग 1 हो जाएगा माइनस यहां पर sin x में cos x का भाग करेंगे तो ये tan x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपको 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रखना है, कुछ भी यहां नहीं करना है। तो बस अब इस अंतराल में हमें देखो जो दिया गया है अंतराल वो है 0 से पाई बटे 2। इस अंतराल में आपको चेक करना है, यहां लिख दें अंतराल 0 से पाई बटे 2 में एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। तो सबसे पहले हम कॉस एक्स को देखते हैं। कॉस एक्स का मान तो आपको पता ही है, कॉस एक्स का मान शून्य से हमेशा बड़ा होता है। और इसके बाद देखो 1 माइनस टेन एक्स, इसमें भी आपको देखना है कि 1 माइनस टेन एक्स का भी मान शून्य से बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमें 0 से पाई बटे 2 में चेक करना है, माने प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारी वैल्यू आपकी प्लस वैल्यू होती हैं। तो यहां से एक में से आप अगर 10x मतलब 10x का मान जो भी होगा वो 1 होगा या 1 से कम होगा तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि 1 माइनस 10x का मान शून्य से बड़ा होगा। और यहां पर नीचे आपको लिखा है देखो 1 प्लस ब्रैकेट में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर, इसका भी मान आपको लिखना है शून्य से बड़ा। क्योंकि आपको पता है एक तो ये लिखा ही लिखा है और इस पर होल वर्ग है, होल वर्ग मतलब होल ऑफ स्क्वायर वाली जो भी राशि होती है वो हमेशा शून्य से बड़ी मानी जाती है। क्योंकि यहां पर माइनस वैल्यू है तो भी स्क्वायर करोगे प्लस बन जाएगा, तो ये तो प्लस की है ही है, एक इसमें जोड़ोगे तो निश्चित रूप से पूरी वैल्यू शून्य से बड़ी हो सकती है, हो जाएगी, हो सकती नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये भी शून्य से बड़ी है, ये भी शून्य से राशि बड़ी है और ये भी राशि शून्य से बड़ी है।
अतः आपको यहां लिखना है अतः cos x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10x और अपॉन में 1 प्लस साइन x प्लस cos x इसका होल ऑफ स्क्वायर टोटल मिला के शून्य से बड़ी है। तब अगर ये टोटल मिला के शून्य से बड़ी है तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो शून्य से बड़ा होगा। ये टोटल मिला के शून्य से बड़ी है, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, शून्य से बड़ी होगी। और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू शून्य से बड़ी है, हमने आपको बताया कि जब शून्य से बड़ा ये एफ डैश एक्स का मान निकलता है तब आपको लिखना है, तब अंतराल किस अंतराल में बड़ा है, अंतराल 0 से π/2 में। तब अंतराल 0 से π/2 में एफ निरंतर वर्धमान होगा या वर्धमान है लिखें, है ना, वर्धमान है। इस प्रकार से ये देखो यही हमसे प्रूव करवाया गया था कि यहां पर बताना है कि अंतराल 0 से π/2 में जो fx है वो निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से एक प्रश्न और यहां पे हम करेंगे और फिर इसके बाद में स्पर्श रेखा और अवलंब के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। तो यह क्वेश्चन नंबर 6वां, यहां लिखा है सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो यहां पर ये जो फलन दिया गया है ये फलन अंतराल -1,1 में ना ही ये वर्धमान है ना ह्रासमान है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहां इसके लिए हमें देखो वही प्रोसेस करनी है। fx बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पर हमें इसका अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करोगे तो f डैश x लिखना है और इसका अवकलन 2x माइनस 1, ठीक, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहां पर f डैश x बराबर 2x माइनस 1 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको हमें वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है कि किन मानों पर यहां से कहां तक ये बढ़ रहा है, कहां से कहां तक घट रहा है। तो वहां पर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो यहां से f डैश x की वैल्यू हम 0 लिख दें तो हमें 2x माइनस 1 बराबर 0 मिल जाएगा और x का मान यहीं से मिलेगा, x का मान 1/2। तो यहां x बराबर 1/2 निकला। ये x का मान 1/2 इस पूरे अंतराल -1,1 को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए यहां लिख दें अंतराल -1,1 को x बराबर 1/2 2 भागों में, 2 अंतरालों में लिख दें, 2 अंतरालों में विभाजित कर देता है, विभाजित करता है। तो 2 अंतरालों में विभाजित करता है। वो अंतराल कौन कौन से हैं देखो ध्यान दें, -1 से 1/2 और यहां पर आगे आए तो 1/2 से 1, ये आपके 2 अंतराल बन जाते हैं। देखो बीच में कोई आपका पॉइंट 1/2 ले तो यहां पर -1 से 1/2 फिर 1/2 से 1 पर लाने पर 2 अंतराल हमारे यहां बन जाएंगे। तो ये x बराबर 1/2 बिंदु जो है इस पूरे अंतराल को 2 अंतरालों में बांट देगा, एक ये और एक ये। तो इस अंतराल पर आपको देखना है f डैश x की वैल्यू और इस अंतराल पर भी f डैश x की वैल्यू देखना है। यदि दोनों अंतरालों में ये बढ़ता हुआ मान दिखाई देता है, f डैश x का मान प्लस वैल्यू देता है, तब लिखना है ये निरंतर वर्धमान होगा। और यदि दोनों अंतरालों में यहां पर भी और यहां पर भी f डैश x की वैल्यू 0 से कम है, मानी माइनस वैल्यू दे, तो निश्चित रूप से हम लिख देते हैं कि ये फलन हमारा कैसा है, ह्रासमान है। और यदि इस अंतराल में बढ़ जाए और इस अंतराल में घट जाए, अदरवाइज इसमें घट जाए इसमें बढ़ जाए, तो एक जैसा ना रहे, तो हम कह सकते हैं कि फलन हमारा ना वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। तो सबसे पहले इस अंतराल में चेक करते हैं। -1,1/2 में आपको चेक करना है f डैश x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। इस अंतराल का एक पॉइंट कोई बीच का लें, मान लेते हैं कि x का मान यहां पर हम कोई -1 से बड़ा हो, 1/2 से छोटा हो, जो बीच में कुछ एक पॉइंट मान लेते हैं 0। तो यहां पर इसके बीच में एक पॉइंट कोई 0 भी आएगा, उस 0 पॉइंट पर यहां चेक करें तो निश्चित रूप से f डैश x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखो ये तो है 2 और x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा और फिर माइनस का 1। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी माइनस वैल्यू आएगी। यहां पर -1,1/2 के अंतर्गत जो भी f डैश x की वैल्यू निकलेगी वो कैसी निकलेगी, माइनस वैल्यू निकलेगी। और जब माइनस वैल्यू निकलती है तो लिख देते हैं कि फलन हमारा कैसा है, ह्रासमान है। क्या है,
ह्रासमान। और इस अंतराल में देखो 1/2 से 1/2, इसमें आपको देखना है f' की वैल्यू। तो अब यहां पर भी एक कोई पॉइंट लें, तो यहां पर इस अंतराल में आपको ये वैल्यू मिलेगी, प्लस वैल्यू मिलेगी, तब हम इसमें कह सकते हैं कि ये आपका वर्धमान फलन है, वर्धमान। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस अंतराल में देखो ये ह्रासमान आ रहा है, इस अंतराल में ये वर्धमान आ रहा है, तो अंतराल -1 से 1 में ना ही ये वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, क्योंकि आधी दूर तक ये वर्धमान हो रहा है और फिर इसके बाद उसी अंतराल में एक ही अंतराल में घट रहा है और बढ़ रहा है। इसका मतलब ना ही ये वर्धमान है ना ही ये ह्रासमान है। तो अतः यहां आपको लिखना है, अतः अंतराल -1 से 1 में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है, यही प्रूव करना था। आपको याद रखना है कि कभी फलन वर्धमान तभी होता है जब निरंतर बढ़ता हुआ जाए, कहीं पर घटे नहीं, मतलब कहीं पर भी ह्रासमान ना हो, निरंतर अगर बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे निरंतर वर्धमान, और यदि ये घट रहा है तो निरंतर घटता हुआ चला जाए तो हम उसको निरंतर ह्रासमान कहेंगे। और कहीं पर बढ़ रहा है और कहीं पर घट रहा है, उसी अंतराल में, एक ही अंतराल में कहीं बढ़ता है और कहीं घटता है, तो इसका मतलब उस अंतराल में फलन को हम ना वर्धमान कहेंगे और ना ही ह्रासमान कहेंगे। ठीक है, तो ये थे वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित प्रश्न। और इसके बाद अब आपको पढ़ना है स्पर्श रेखा और अवलंब के संबंधित प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्शी है। मतलब ये वक्र है, इस वक्र की ये वाली रेखा स्पर्शी है, किस बिंदु पर स्पर्शी है ऐसा हमसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं, माना स्पर्श बिंदु है x1 y1, मतलब स्पर्श बिंदु x1 y1 है, x1 y1 बिंदु पर ये वाली रेखा इस वक्र की स्पर्शी है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तो अगर ये बिंदु x1 y1 स्पर्श बिंदु है तो निश्चित रूप से ये बिंदु इस वक्र पर होंगे, तो इस वक्र को संतुष्ट करना चाहिए। अतः यहां संतुष्ट करा दें, y स्क्वायर बराबर क्या लिख दें, y1 स्क्वायर बराबर में 4x1, यहां पर एक इक्वेशन नंबर, इस पर हम 1 नंबर डाल देते हैं, यहां पर हम नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या कर दें, यहां पर हमें सबसे पहले इसकी हमें प्रबलता ज्ञात करनी है। प्रबलता का मतलब क्या होता है, इसका हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का जो मान आएगा वो स्पर्शी की प्रबलता हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर देखो क्या मिल जाएगा हमें, y स्क्वायर का अवकलन 2y लिख दें, y का अवकलन dy/dx लिख दें, बराबर में 4x का अवकलन 1 लिखेंगे, तब dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/2y। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, तो dy/dx बराबर 2 में क्या लिखेंगे y। ये dy/dx क्या है, प्रबलता है, किस बिंदु पर प्रबलता निकालनी है, बिंदु x1 y1 पर। तो आप लिखेंगे dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 बराबर में लिखना है 2/y की जगह पे लिखना है y1। ये बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी की प्रबलता निकल के आ गई। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि ये वाली रेखा इस वक्र की स्पर्शी है, इसका मतलब ये भी वक्र की स्पर्शी है, तो इसकी भी जो प्रबलता होगी वो इसी के बराबर हो जाएगी। तो आपको लिखना है, वक्र जो रेखा दी गई है उसको लिख लें, यहां लिख दें रेखा y बराबर x प्लस 1, इसकी हमें प्रबलता ज्ञात करनी है। तो आपको या तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, अदरवाइज आप y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दें तो हमें प्रबलता m बराबर मिल जाएगा कितना, 1। देखो y बराबर m का मान 1 ही तो है, तो यहां प्रबलता बराबर कितनी हो गई, 1। और ये प्रबलता काय की प्रबलता है, इस रेखा की जो कि इसकी स्पर्शी है, और ये भी स्पर्शी की प्रबलता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कर दें, बराबर बराबर। इस पर हम अगर चाहें तो m1 लिख दें और इस पर चाहें तो m2 लिख दें, और यहां लिख दें चूंकि रेखा y बराबर mx, चूंकि रेखा y बराबर x प्लस 1 वक्र
की स्पर्शी है, वक्र की स्पर्शी है, अतः आपको लिखना है m1 बराबर में m2 और m1 की वैल्यू है 1, m1 की वैल्यू है कितनी है 2 बटे में y1 और बराबर m2 की वैल्यू 1 है। तो ये y1 बराबर हो जाएगा, y1 बराबर कितना हो जाएगा 2। और अब इस y1 का मान हमें कहां रखना है, समीकरण नंबर 2 में लिख दें, x1 का मान मिल जाएगा तो यहां लिख दें y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर रख दें, ये हो जाएगा। देखो y1 का मान 2 लिख दें, 2 का स्क्वायर कर दें बराबर में 4 और x1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बटे 4 तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो स्पर्श बिंदु हमसे पूछे गए थे वो निकल के आ गए, स्पर्श बिंदु 1,2 होंगे। वो बिंदु आपसे पूछे गए हैं, देखो लिखा है किस बिंदु पर ये वाली रेखा इस वक्र की स्पर्शी होगी, तो आपको लिखना है बिंदु 1,2 पर रेखा y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्शी होगी। ठीक है, चलिए देखो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8वां। यहां पर लिखा है वक्र x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 के बिंदु T पर अवलंब का समीकरण पूछा गया है, स्पर्शी का नहीं, अवलंब का समीकरण। तो आपको निश्चित रूप से अवलंब की प्रवणता ज्ञात करनी होगी। और यहां पर देखिए एक वक्र दिया है x बराबर 80 स्क्वायर और दूसरा, इस पर हम एक नंबर डाल दें, और दूसरा वक्र दिया गया है y बराबर 280, इस पर दूसरा नंबर डाल दें। ठीक है, यहां पर पहले वाले वक्र का हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें मिल जाएगा dx ओवर dt की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो यहां पर लिख दें 280, और यहां पर इसका अगर हम अवकलन कर दें x के रिस्पेक्ट में, y का अवकलन dy ओवर dt लिखें बराबर में, इसको यहां लिखेंगे 2a और t का अवकलन 1। ठीक है, अब यहां से हमें दोनों को इस प्रकार लिखना है कि dy ओवर dx मिल जाए, तो dy ओवर dx बराबर क्या करेंगे dy ओवर dt और यहां से डिवाइड कर दें dx ओवर dt। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू देखो कितनी है 2a और यहां पर 2at, ये 2a से 2a डिवाइड हो जाएगा, 1/t बचेगा। ये तो स्पर्शी की प्रवणता निकल के आ गई, dy ओवर dx का मतलब क्या है, स्पर्शी की प्रवणता। हमें निकालना है अवलंब का समीकरण, तो बताओ अवलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहां लिखें अवलंब की प्रवणता। अवलंब की प्रवणता को अगर हम m से डिनोट कर दें तो अवलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता, ये हमने आपको फॉर्मूला पहले बताया है। तो लिखना है -1 बटे t लिखें, t ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का t हो जाएगा, मतलब अवलंब की प्रवणता आपकी कितनी हो जाएगी -t हो जाएगी। अब अवलंब का समीकरण किस बिंदु पर, बिंदु t पर, बिंदु t मानी देखो ये t बिंदु कहे जाएंगे, x की वैल्यू है 80 स्क्वायर y की वैल्यू है 280, तो बिंदु T पर अवलंब का समीकरण आपसे पूछा गया है। अवलंब का समीकरण क्या लिखोगे, अवलंब का समीकरण सूत्र वही है y माइनस y1 और y1 की वैल्यू है कितनी 280 बराबर अवलंब की प्रवणता लिख दें, अवलंब की प्रवणता कितनी है -t है, ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान लिख दें 80 स्क्वायर। ठीक हो गया काम, बस अंदर इसका मल्टीपल करेंगे, अवलंब की समीकरण हमें मिल जाएगा। तो y माइनस का 280 बराबर में यहां -t का अंदर मल्टीपल -tx लिख दें, और यहां माइनस माइनस ये प्लस लिख दें, और यहां पर इसको हम लिख दें 80 क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हमें इसका इक्वेशन, अवलंब का इक्वेशन मिल जाएगा tx प्लस y और बराबर में लिख दें 280 प्लस 80 क्यूब। ये बिंदु t पर अवलंब का समीकरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लें, यहां पर जो दो वक्र दिए गए हैं उन दोनों वक्रों को हमने t के रिस्पेक्ट में यहां अवकलन किया है, और फिर इसके बाद में dy ओवर dx ज्ञात किया है। यहां पर dy ओवर dt का dx ओवर dt से भाग कर दिया, तो dy ओवर dx मिल गया, और dy ओवर dx को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्शी की प्रवणता कहते हैं। तो ये स्पर्शी की प्रवणता इतनी मिल गई, अब हमें निकालना है अवलंब का समीकरण, इसलिए अवलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, और अवलंब की प्रवणता बराबर सूत्र होता है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। तो -1 बटे और 1 बटे t से भाग करेंगे, t ऊपर पहुंच जाएगा, -t हो जाएगा अवलंब की प्रवणता। और अवलंब का समीकरण बिंदु t पर, t बिंदु मानी क्या है, देखो ये x और ये y, 80 स्क्वायर 280 पर अवलंब का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है y माइनस y1, ये है y1 280
बराबर, और अवलंब की प्रवणता यहां लिखनी है। अवलंब की प्रवणता है माइनस टी, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स1, एक्स1 की वैल्यू है ए टी स्क्वायर। इस माइनस टी का अंदर मल्टीपल करने के बाद ये इक्वेशन मिल गया, जिसको कि हम कहेंगे बिंदु टी पर अवलंब का समीकरण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो लिखा है, यदि समकोणीय अतपरवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी पर खींचा गया अवलंब, टी बिंदु, आपको सबसे पहले तो ये समझना है टी बिंदु का क्या मतलब है। समकोणीय अतपरवलय पर कोई बिंदु अगर हम टी लेंगे तो हमेशा याद रखिए सी टी कॉमा सी अपॉन टी लेना है। ठीक है, अभी हम आपको यहां पर लिख के बताएंगे। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी पर खींचा गया अवलंब अति परवलय से किसी बिंदु टी डैश पर पुनः मिलता है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है टी क्यूब इंटू टी डैश बराबर -1। यहां पर हमें दिया गया है अति परवलय का समीकरण, यहां लिख दें समकोणीय, याद रखना है समकोणीय अति परवलय, समकोणीय अति परवलय, अति परवलय, समकोणीय अति परवलय का ये रूप होता है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और इस एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी पर, बिंदु टी हमें याद रखना है, टी बिंदु मानना है तो सी टी कॉमा सी अपॉन टी लेना होता है। ठीक है, इस बिंदु टी पर जो हमें अवलंब खींचा गया है वो अवलंब अति परवलय से किसी बिंदु टी डैश पर पुनः मिलता है। तो चलिए उसको हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले यहां अति परवलय का जो अवलंब खींचा जाएगा उसका समीकरण हम पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, x इंटू बाई बराबर सी स्क्वायर, यहां इस पर हम एक नंबर डाल दें और यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये दोनों फलों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा दें। यहां x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इंटू एक्स का अवकलन 1, और ये अचर है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहां से हम डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस में बाई अपॉन में एक्स। तो माइनस बाई अपॉन एक्स ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, मतलब बिंदु, अब हमें बिंदु कहां पर ये डी वाई ओवर डी एक्स निकालनी है, मानी स्पर्शी निकालनी है बिंदु सी टी कॉमा सी बटे टी पर। तो यहां लिखें बिंदु सी टी कॉमा सी बटे टी पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता निकालें। तो स्पर्शी की प्रवणता बराबर कितनी हो जाएगी, देखो आपको यहां लिखनी है स्पर्शी की प्रवणता डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट टी लिख दें, बराबर में माइनस यहां बाई की वैल्यू लिखेंगे सी अपॉन टी, और अपॉन में एक्स की वैल्यू लिखेंगे सी टी। ठीक, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका -1 बटे क्या बचेगा टी स्क्वायर। ये तो निकल आई स्पर्शी की प्रवणता, लेकिन हमें तो अवलंब खींचना है, इसलिए अवलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अवलंब की प्रवणता बराबर आपको लिखनी है, अवलंब की प्रवणता को कैपिटल एम से डिनोट कर दें और लिख दें -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। यही तो हमने अभी आपको सूत्र बताया। तो -1 बटे टी स्क्वायर लिखना है, और यहां माइनस माइनस कैंसिल करेंगे और टी स्क्वायर ये ऊपर पहुंच जाएगा, अवलंब की प्रवणता हो जाएगी टी स्क्वायर। अब हमें बिंदु टी पर अवलंब का समीकरण निकालना है। यहां लिखें बिंदु टी, और टी की वैल्यू है कितनी, देखो हमने बताया टी बिंदु को मानना है सी टी कॉमा सी अपॉन टी, इस पर अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अवलंब का समीकरण क्या लिखोगे, यहां फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला वही लिखना है, बाई माइनस बाई वन की वैल्यू है सी अपॉन टी, और बराबर में एम मानी प्रवणता उसकी लिखनी है, प्रवणता अवलंब की है कितनी टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू सी टी, और इस पर यहां पर इक्वेशन का एक नंबर डाल दें। और इसके बाद ये देखो ये वाला समीकरण, मतलब ये अवलंब का समीकरण कहां से जा रहा है, टी डैश पर पुनः मिलता है। तो यहां लिखना है, चूंकि प्रश्नानुसार लिख दें, प्रश्नानुसार यह अवलंब पुनः टी डैश का मतलब क्या है, सी टी डैश कॉमा सी बटे टी डैश पर मिलता है। तो अगर ये अवलंब कहां मिलता है, इस बिंदु पर मिलता है, तो इस बिंदु को संतुष्ट कर जाएगा। तो संतुष्ट करने का मतलब बाई का मान सी अपॉन टी डैश लिख दें, और माइनस में सी अपॉन टी आपका ज्यों का त्यों, बराबर में टी स्क्वायर भी ज्यों का त्यों रखने,
और x की वैल्यू लिख दें सी टी डैश माइनस सी टी, आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, अब देखिए c दोनों जगह से कॉमन है, यहां से भी c कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां बचेगा 1/t डैश माइनस 1/t बराबर में टी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में यहां लिखेंगे t डैश माइनस टी। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे हल करें, एलसीएम लें तो टी डैश एलसीएम आ जाएगा, यहां लिखना है t माइनस टी डैश और यहां लिखें बराबर का निशान, इन दोनों जगह से माइनस कॉमन लें तो टी स्क्वायर और यहां से t माइनस टी डैश हो जाएगा, इसलिए हमने यहां कॉमन लिया क्योंकि t माइनस टी डैश इधर है और ये भी आपका t माइनस टी डैश हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और कैंसिल होने के बाद अब आपके पास जो बचा है उसका हम क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो यहां से इसका इधर गुणा करेंगे तो t का क्यूब बन जाएगा, t क्यूब इंटू टी डैश बराबर आपको मिलेगा -1। यही देखो हमें सिद्ध करना है, यहां लिख दें प्रूफ। एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दें, हमने आपको बताया कि ये समकोणीय अतपरवल है x इंटू बाई बराबर सी स्क्वायर दिया गया है और इस समकोणीय अतपरवलय के बिंदु T पर जो अवलंब खींचा गया है उसका समीकरण पहले हमें ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा समकोणीय अतपरवलय के बिंदु T का मतलब है, T बिंदु से मतलब होता है CT, C/T। तो इस T बिंदु पर मतलब CT, C/T बिंदु पर हमें अवलंब का समीकरण सबसे पहले खींचना है। तो यहां पर हमने पहले इसका अवकलन कर दिया और अवकलन करने के बाद ये dy/dx का जो मान निकला वो मान dy/dx कहां से संतुष्ट कराएंगे, CT, C/T से संतुष्ट कराने पर आपको ये स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। dy/dx एट द पॉइंट T निकालोगे तो ये स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी और फिर इसमें हमें अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है, स्पर्शी की प्रवणता का उलट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहां स्पर्शी की प्रवणता माइनस में निकली थी तो ये किस में आ गई, प्लस में आ गई, सीधी सीधी ये माइनस की प्लस में हो गई और उल्टा कर दिया तो टी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। तो आपके पास अवलंब की प्रवणता कितनी हो गई, टी स्क्वायर। अब बिंदु CT, C/T पर अवलंब का समीकरण पूछा गया है तो सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m मानी अवलंब की प्रवणता जो कि आपने निकाल रखी है टी स्क्वायर और ब्रैकेट में x माइनस x1। इसमें आपको ये देखो जो अवलंब का समीकरण निकला, ये अवलंब प्रश्न के अनुसार पुनः टी डैश पर मिलता है। टी डैश का मतलब CT डैश, C/T डैश पर मिलता है, इसलिए इसको यहां संतुष्ट करा दें। तो y की जगह C/T डैश लिख दें और माइनस C/T ज्यों का त्यों बराबर में टी स्क्वायर, x का मान लिख दें CT डैश और माइनस CT आपको ज्यों का त्यों लिखना है। और बस यहां से हमने C दोनों पक्षों से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, उसको हल कर लिया। तो यही हमसे जो पूछा गया था प्रूफ हो गया, t क्यूब इंटू टी डैश बराबर -1। ठीक है, बहुत बार आया है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जरूर कंप्लीट कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो लिखा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा x इंटू वाई बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तब हमें सिद्ध करके दिखाना है 8k स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध करना है 8k स्क्वायर बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद करते हैं, मानी सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लेते हैं। यहां पर सबसे पहले पहला वक्र दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, इस पर 1 नंबर डाल दें और x इंटू वाई बराबर k यहां पर इस पर दूसरा नंबर डाल दें। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से y बराबर एक्स स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां रख दें। देखो x की वैल्यू तो x लिखें, लेकिन y की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दें, बराबर में यहां हो जाएगा k। और इसी प्रकार इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो x क्यूब बराबर k हो जाएगा। x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू k की पावर 1/3। अब यहां पर जो x की वैल्यू निकली है वो उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें। देखो x का मान यहां रख दें तो y आपका ज्यों का त्यों बराबर x की वैल्यू लिख देते हैं k की पावर 1/3 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर y का मान मिल जाएगा k की पावर 2/3। तो अब बताओ प्रतिच्छेद बिंदु कितने हो गए, प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गए कितने, x की वैल्यू है k का पावर 1/3, y का मान है k का पावर 2/3।
तो ये तो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। अब हमें क्या करना है, ये दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उन बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समकोण पर काटेंगी। अगर कोई दो रेखाएं समकोण पर काटती हैं तो इसका मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल निश्चित रूप से एक होता है जब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। तो यहां पर सबसे पहले वक्र एक पर जो स्पर्शी खींचे हैं उसकी प्रवणता पहले निकालें। तो यहां लिख दें वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां अवकलन पहले वाले वक्र का करें तो y का अवकलन dy ओवर dx लिख दें, बराबर में x स्क्वायर का अवकलन 2x लिख दें। और dy ओवर dx किस बिंदु पर हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, प्रतिच्छेद बिंदु पर। तो यहां प्रतिच्छेद बिंदु है k की पावर 1/3 k की पावर 2/3 और बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पे आपको k का मान k की पावर 1/3 लिखना है। तो ये प्रवणता हो गई पहले वाले वक्र पर जो स्पर्शी खींची है उसकी प्रवणता, इसको मान लेते हैं m1। ठीक है, अब यहां पर वक्र दो का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां दूसरे वक्र का अवकलन फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन y का अवकलन dy ओवर dx प्लस सेकंड वाला फलन y फर्स्ट वाले का अवकलन x का 1 हो जाएगा, बराबर इस अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहां पर dy ओवर dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी -y/x। ये प्रवणता है स्पर्शी की, लेकिन किस बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर निकालनी है स्पर्शी की प्रवणता। तो dy ओवर dx एट द पॉइंट जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है k की पावर 1/3 k की पावर 2/3 और बराबर का निशान। यहाँ y के जगह पे आपको लिखना है k की वैल्यू k का पावर 2/3 और अपॉन में x की वैल्यू लिखनी है k की पावर 1/3, यहाँ पर माइनस पहले से। ठीक है, अब बस इसको यहां पर भाग में घट जाती हैं तो घटा दें, तो ये हो जाएगा -k की पावर 2/3 से 1/3 घटेगा, 1/3 बचेगा। ये प्रवणता निकल आई, इसको हम लिख देते हैं m2। अब ये दोनों वक्रों पर जो स्पर्शियां खींची वो दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्शियां परस्पर समकोण पर काटती हैं। तो इसका मतलब आपको पता है, यहां पीछे आके थोड़ा इधर देख लें, यहां लिख दें चूंकि दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्शियां या स्पर्श रेखाएं लिख दें, स्पर्श रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः आपको लिखना है जब दोनों रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं तो क्या प्रतिबंध होता है, m1 गुणे m2 बराबर -1। ठीक है, तो m1 की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, 2 इंटू k की पावर 1/3 और इंटू में m2 की वैल्यू निकाली है -k की पावर 1/3 और बराबर में आपको लिखना है -1। यहां पर इसको ऐसे लिख दें -2 इंटू k की पावर 1/3 और 1/3 तो 2/3 लिख सकते हैं, बराबर में -1, माइनस से माइनस यहां कैंसिल कर दें और दोनों पक्षों का क्या कर दें, घन कर दें। क्या कर दें, घन करने पर दोनों पक्षों का अगर हम घन कर दें तो घन करने पर यहां मिल जाएगा 2k की पावर 2/3 और इसका क्यूब कर दें, बराबर 1 का भी आपको यहां क्यूब लिखना है। तो जब क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 लिख दें, k का स्क्वायर हो जाएगा इधर, बराबर 1 का क्यूब 1 होता है। यही सिद्ध करना है, देखिए 8k स्क्वायर बराबर 1। ये दोनों वक्रों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो दोनों प्रतिच्छेद करती हैं, कहां पर, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यदि समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, दोनों की स्पर्शियों की जो प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल -1 होना चाहिए, तभी दोनों रेखाएं, जैसे मान लें एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर दोनों रेखाएं परस्पर 90 अंश के कोण पर यहां काट रही हैं तो इसका मतलब इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m2, इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि समकोण पर काटती हैं, इसका मतलब इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होना चाहिए। तो यहीं पर यही बात हमने यहां पर देखो अप्लाई की है, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 लिख दिया और बस ये आपका प्रूफ हो गया 8k स्क्वायर बराबर 1, जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है,
तो इस प्रकार यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हमने कंप्लीट करवाए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ इसको नोट जरूर कर लें। ठीक है, अब शेष 2 टॉपिक और आपके बचे हैं, सन्निकटन और उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, जिसको कि अगले वाली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो बस आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।